हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आप बात करने वाले हैं सीटीटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो इसलिए इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरेटिकल मैथ के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल मैथ के जो क्वेश्चन हैं ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और उनके ये नंबर यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो 1 या 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो आपके थ्योरेटिकल ना होके मैथमेटिकली को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? पहला ऑप्शन है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रख के इसको लिखा गया है। किसको? एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। यह विद्यालयी शिक्षा की अब तक की नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेष विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है? स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। चौथा ऑप्शन है कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाना। बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, यानी कि विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है? यह प्रश्न लिखवाने का शिक्षक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थी दिए गए प्रश्न के बारे में चिंतन करे और उसे हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य, पहला ऑप्शन है उचित है, क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अनुचित है, क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। तीसरा ऑप्शन है उचित है, क्योंकि गणित के सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। चौथा ऑप्शन है उचित है, क्योंकि क्षेत्र मिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फिर से वही आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गणित वह विषय है जिसके अंतर्गत लगभग सभी इकाई का अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है, ना कि किसी एक इकाई का अध्ययन करना। गणित विषय की प्रत्येक इकाई अति महत्वपूर्ण है, अर्थात क्षेत्रमिति की इकाई पर पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो कक्षा 8 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी।
तीसरा ऑप्शन है कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं थे। चौथा ऑप्शन है कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डी फॉर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। तो कक्षा 8 में शिक्षक विद्यार्थियों को सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है तथा बाद में उससे संबंधित समस्याओं को पूछता है, लेकिन कक्षा में कोई भी समस्या का निष्पादन नहीं कर पाता है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। तो यहाँ पे डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी हो तब समीकरण क्या होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे है x माइनस 63 बाई एक्स बराबर जो है आपका 2, x अपान 63 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अगला ऑप्शन है x माइनस x अपान एक्स माइनस 63 इक्वल टू 2। अगला ऑप्शन जो डी ऑप्शन है 63 माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे कोई पेन और कॉपी लेके नहीं सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सीधे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने मान लिया क्या पहली संख्या क्या है? x है, ठीक है। हम मान लेंगे पहली संख्या क्या है? x है। अब क्या कह रहा है? जो x है दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। एक संख्या x है वो दूसरी की दुगनी, यानी कि दूसरी क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है फ्रेंड्स वो 63 है, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे x प्लस x/2 इक्वल टू 63। अब दोनों को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर x अपान 63 माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि हमारा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 3 इंटू 10⁵ प्लस 4 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस 5 इक्वल है किसके इक्वल है? तो हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हमने सीधे प्रोवाइड किया है, आपको सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे 3 इंटू 10⁵ है, तो हम 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 है और इंटू 10⁻³ है, तो 4 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? जितनी पावर 10 की है उतने ही जीरो आगे हो जाएंगे, तो 3 जीरो 4 के आगे हो गए। प्लस 7 इंटू 10 की पावर कितनी है? 2, तो 2 जीरो हो गए। प्लस 5 ऐड कर देंगे टोटल को, तो कितना आ जाएगा? 304705, यानी कि ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अगला क्वेश्चन है संख्याएं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल। फ्रेंड्स यहाँ पे माध्य और माध्यिका का योगफल पूछ रहा है, दोनों चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी अब तो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसे ये संख्याएं हमको दी हुई हैं, इनको अरेंज करना होगा फ्रेंड्स। क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। किस में? अवरोही क्रम में, ठीक है। तो अवरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। अब अवरोही क्रम होता क्या है? कोई हमको बताएगा अवरोही क्रम क्या होता है? तो अवरोही क्रम जो होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सेट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब हम माध्यिका निकालते हैं यहाँ पे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नंबर्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो n बराबर जब 5 है यानी कि ऑड नंबर है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं माध्यिका निकालने का, n+1/2वां पद, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब 5+1/2 यानी कि 3वां पद आ गया। 3वां पद देखेंगे इसमें कौन सा है, तो तीसरा जो पद है वो 5.02 है, ठीक है। अतः संख्याओं की जो माध्यिका क्या हो जाएगी? 5.02, ओके।
तो आगे हम देखते हैं एक और तरीका यहाँ पे माध्यिका निकालने का है। सीधे सीधे आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑड नंबर दी हुई हैं तो बीच में जो नंबर है वही आपकी माध्यिका हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे इवन नंबर है तो बीच वाली दोनों संख्याओं को ऐड करके और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तब निकल आती है। या फिर अब ऐसे नहीं निकल रही है तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाली नंबर है, अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो बीच वाली नंबर को ही हम माध्यिका ले लेते हैं, ठीक है। 5 संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या जो है वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने का सीधा फार्मूला होता है पदों में जो जितने पद होते हैं उनका योगफल कर लेते हैं और कितनी संख्याएं, यानी कि 5 संख्याएं तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5.069, ठीक है। तो ये हमारा माध्य आ गया। दोनों को हम ऐड कर देंगे, समांतर माध्य प्लस माध्यिका, तो हमारा आ जाएगा 10.089, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है, तो सीधा सीधा आपको फिगर में दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 सममित रेखाएं हैं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.33 डिवाइड का साइन है 0.11, तो डिवाइड की जगह हम क्या कर लेंगे, बटे का साइन लगा लेंगे और 33 को ऊपर लिखेंगे और 11 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त होता है, पहला है 30, दूसरा है 300, तीसरा है 1/300 और चौथा है 1/3। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 33/11 हमने कर लिया सबसे पहले, ठीक है। दशमलव दोनों के हट जाएंगे कि दशमलव दोनों में 2 स्थानों के बाद दशमलव हैं, दोनों के हट जाएंगे, जीरो नहीं बढ़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 11 3 33 और ये कितना हो गया, 300% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर हैं, उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 225, दूसरा ऑप्शन है 289, तीसरा ऑप्शन है 64, चौथा ऑप्शन है 81। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 वर्गों की जो भुजाएं हैं क्रमशः x सेंटीमीटर है तथा कितनी है, 2x + 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहला वर्ग है उसकी x सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी है, 2x + 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों वर्गों के जो परिमाप का योगफल है वो कितना है, परिमाप का योगफल है 100 सेंटीमीटर दोनों वर्गों के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम दोनों वर्गों को परिमाप का, अब जब परिमाप हम निकालते हैं तो क्या होता है, 4 × भुजा होती है, यानी कि 4 गुणे भुजा होती है। तो पहले का 4 गुणे भुजा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x, दूसरे का करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 2x + 1, या और इसका योग कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8x + 4 + 4x = 100। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े वर्ग का जो हम क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा, 2x + 1 जो है उसमें x की जगह 8 पुट करेंगे तो ये हमारा 17 आ गया। अब पता है आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 × 17 क्या आ जाएगा, 289 वर्ग सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।